इंस्टेंस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन कहता है कि इफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट थ्री वेक्टर्स, if three sides of vector represent three vectors, then the resultant of two vectors taken in same sense is equal to ठीक है, resultant of two vectors taken in same sense which represent two sides of triangle, जो कि दो साइड्स हैं, which represent two sides of triangle, is the third side taken in opposite sense, taken in अपोजिट सेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आप ए से बी जाती हैं और बी से सी, ए बी से एक ट्रायंगल है और टू वेक्टर्स टेकन इन सेम सेंस हैं, ये दोनों एक ही तरफ हैं। सेम सेंस का मतलब क्या है, यदि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल मिलाया जाए तो इसको कहते हैं सेम सेंस, और एक वेक्टर के टेल से दूसरे का भी टेल मिला दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, अपोजिट सेंस। तो यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो ये माना जाएगा ये आगे तो वैसे नहीं चल रहा है, ये तो अपोजिट हो गया अपोजिट कि नहीं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, देयर रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड। यदि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स taken in same sense represent two sides of triangle, then the third vector taken in opposite sense represent their resultant। बोलो बात समझ में आई कि यहाँ से गई हावड़ा, हावड़ा से गई बेंगलोर, तो यहीं से तो बेंगलोर गई। if two vectors taken in same sense represent two sides of triangle then the vector, आप म्यूट कर लो अपना फ़ोन, तो उससे क्या है कि रिकॉर्डिंग गड़बड़ नहीं होगी, फिर जब आपसे हम पूछेंगे तो बताना। सो टू साइड्स ऑफ, हाँ हाँ ओके ठीक है, और ब्रेक हो रहा है तो वैसे जो रिटर्न है वो क्लियर है। आपकी तरफ से नॉइस आ रही है इसलिए ब्रेक हो रहा है, तो या तो म्यूट कर लीजिए तो ठीक आएगी, अपनी तरफ से म्यूट हो सकता है तो कर लो। इफ टू वेक्टर्स टेकन इन सेम सेंस रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड, टू वेक्टर्स को हमने कैसे लिया, सेम सेंस रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन द वेक्टर टेकन, देन द थर्ड साइड, then the third side if represent a vector taken in opposite sense,
represent their resultant. ठीक है. Then if third side represent a vector taken in opposite sense is their resultant. यही ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. इट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है. तो अगर दो वेक्टर इस तरीके से मिला दिए जाएं कि टेल से हेड और फिर दूसरा वेक्टर उसके टेल से कॉन्सिक्वेंटली फिर उसके हेड से टेल मिला दिया जाए, एंड दीज आर द टू वेक्टर्स, देन देयर रिप्रेजेंट विल बी फ्रॉम tail of first vector joined with the head of second vector and directed from tail of first vector to head of second vector. As this forms a triangle, so it is called triangular law of vector addition. बोलो बात समझ में आ गई? इतनी बात ठीक है? अब देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि if two vectors are taken parallelogram law of vector addition, if two vectors, ठीक है, represent two adjacent side of sides of पैरेललोग्राम, और वो वेक्टर्स भी कैसे हैं, क्या वे को इनिशियल हैं? यदि दो को इनिशियल वेक्टर्स represent two sides of triangle, then the vector passing through their co-initial point and directed to opposite vertices of diagonal जो भी है, so then the vector passing, वेक्टर भी ना लिख के डायगनल लिखो, then the diagonal passing through co-initial point and directed to opposite vertices represent their resultant. Their resultant, ये चीज़ है. ज़रा इस बात को समझो. अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर बेटा इधर खींच रहा है टेबल को और पिता इधर खींच रहा है, तो टेबल कहाँ जाएगी? क्या बीच में जाएगी? वो ना उसके पास जाएगी ना इसके पास जाएगी, और बीच में जाएगी. फिर भी कहाँ जाएगी? तो जहाँ पैरेललोग्राम बनता होगा वहाँ जाएगी. जैसे मान लीजिए अगर फादर ने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया और बच्चा सिर्फ इतना ही लगा पा रहा है, तो बच्चे की तरफ टेबल ज़्यादा जाएगी कि फादर की तरफ? फादर की तरफ. अच्छा, तो इस तरीके से ये है टेबल का जाने का डायरेक्शन. तो बताओ फादर की तरफ ये टेबल ज़्यादा जा रही है कि नहीं? यहाँ 10 डिग्री बना रही है 80. तो इस तरीके से अगर और ज़्यादा हो, ये फोर्स लगा दे तो और इसके पास जाएगी. तो जो मर्चेंट लोग होते हैं उनको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का नहीं समझ में आता, लेकिन वो ये लॉ भली प्रकार समझ लेते हैं. और साथ ही साथ अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, तो वो ना सिर्फ वो ये बता लेते हैं कि ये टेबल किधर जाएगी, बल्कि इसको मीज़र करके वो इसका मैग्नीट्यूड भी बता लेते हैं कि वो जो टेबल पर नेट फोर्स लग रहा है. तो प्रोविज़न स्टोर वाले जो लेमन पर्सन है, अनाड़ी पर्सन, खिलाड़ी उसे यूज़ करते हैं तो अनाड़ी इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल है और दिखने में भी ऐसा लगता है कि जस्टिफाइड है. अगर एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो बीच में जाएगी कि नहीं? अच्छा, अब ज़रा देखो
इसको कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है, दूसरा ऐसा वेक्टर है और तीसरा ऐसा वेक्टर है। अब कोई कैसे रिजल्टेंट निकाले, ए वेक्टर बी वेक्टर तो और ये सी वेक्टर, तो कोई कहे कि हमें तो भाई ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तीनों खींच रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए आप पहले इन दोनों का पैरेललोग्राम निकाल लें, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा क्या ये ए प्लस बी आ जाएगा? अच्छा, अब इसके साथ ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकालें तो एक नया पैरेललोग्राम इस्टेब्लिश करें। तो ये एक मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेललोग्राम बना दिया है कि नहीं? तो अब यहाँ से इसी पॉइंट से ये ए प्लस बी हो गया सी, यानी 3 का रिजल्टेंट है। अगर आप मैं आपसे कहूँ कि 2 + 3 + 4 जोड़ो तो क्या जोड़ लोगी एक साथ? बताओ। क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है, दो को जोड़ने के बाद ही तीसरा जुड़ सकता है। क्योंकि हर ऑपरेशन कैसे होते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस। तो ऐसा कभी नहीं किया जा सकता 3 वेक्टर्स को जोड़ दिया, अब ए प्लस बी को जोड़ दिया। तो अब यहाँ से जो वेक्टर सी की ओर जा रहा है ये, तो वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और सी, तो वो क्या हो जाएगा बताओ? ए प्लस बी मैं पहले ही जोड़ चुका हूँ और सी प्लस सी। बात समझ में आई कि नहीं? और कोई कहते नहीं देखो इसमें तो ये डी भी लग रहा है, मुझे तो चारों का चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी हो चुका है, तो फिर से नया पैरेललोग्राम बना दो। एक ही और ये भी तो को इनिशियल है, और इन दोनों को को इनिशियल करने के बाद कोई कहते हमारा डी भी ज़रा इसमें जोड़ दीजिए, मैं भी आपके इस काम में योगदान देना चाहता हूँ। तो क्या डी भी अब जुड़ जाएगा? क्या इसको सक्सेसिव एडिशन बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलोगी? अच्छा, ये बात तो आप समझ गई हैं। तो प्लस डी, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन है प्रूव दैट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर, प्रूव दैट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर वेक्टर एडिशन। अब जरा देखो कि मान लीजिए कि एक वेक्टर आपको ये प्रूव करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जैसे अभी इसको जोड़ो कितना है, जोड़िए और अब जोड़ो, अभी भी हाँ, तो ये इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो यानी पलट के करने पर भी वही चीज़ आए तो कम्यूटेटिव लॉ है। तो अब इसका प्रूफ देखो। लेट हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर मान लीजिए ए दिया है और एक वेक्टर यहाँ पर कहीं बी दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, और ये पूछा जा रहा है कि इसके लिए प्रूव करो, तो हम फ्री वेक्टर इसको यहाँ खिसका लेंगे। तो मैंने ए वेक्टर को खिसका लिया है और बी को भी खिसका लेंगे, तो बी को भी खिसका लिया है। अच्छा, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। हम ए को और भी खिसका सकते हैं, मैं ए को यहाँ भी ले जा सकता हूँ क्योंकि फ्री वेक्टर है। अगर डायरेक्शन वही रखी जाए और लेंथ भी वही रखी जाए तो इसे भी ए कहा जा सकता है। और बी को ऐसे भी खिसका सकती हो तो उसे भी बी कहा जा सकता है। ऐसा करने पर ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होंगी, बोलो। और अब हमारे पास ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। नाउ वी हैव represented ए बी सी डी एज पैरेललोग्राम, और इसको इससे मिला दो। तो क्या इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में, तो क्या ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा? यहाँ से गई जो
जोधपुर से गई हावड़ा, हावड़ा से गई बेंगलोर, तो यहीं से तो बेंगलोर माना जाएगा, तो पहले बी गई ना, फिर ए गई, तो बी प्लस ए नहीं लिखा जाएगा। जो पहले गई हो वो पहले लिखा जाएगा। तो इससे हमारे पास आ गया कि ये बी और प्लस ए यही ए सी है। अच्छा, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो क्या ए डी प्लस डी सी यही ए सी है? लेकिन ए डी क्या है, क्या वो ए वेक्टर है? और ये डी सी क्या है, क्या बी वेक्टर है? तो यही ए सी है। तो पहले और दूसरे समीकरण की तुलना करने पर एक कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्योंकि इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसलिए जो b प्लस ए है, यहाँ से देखो तो यही चीज़ a प्लस बी भी दर्शाती है, और वहाँ से देखो तो ये चीज़ b प्लस ए दर्शाती है। तो आप चाहे यहाँ से चल के यहाँ जाए तो भी रिजल्टेंट यही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ी ना बदल जाएगा। आप यहाँ से ऐसे ऐसे चल गई या ऐसे चल गई या ऐसे 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 चल गई, तो भी तो हर केस में डिस्प्लेसमेंट यही रहा। तो चाहे कहीं से भी चलो इधर से रास्ते से, तो ये बात यहाँ दिखाई गई है कि जो b प्लस ए है वही a प्लस बी भी है। और भी 3-4 रास्ते बना लो ना, इधर ए एम एन ओ पी डी क्यू, वो सब भी वही होगा। पहुँचोगी अगर ए से सी तक तो आपका डिस्प्लेसमेंट ए से सी ही रहेगा। समझ में आ गई? ये लॉ ऑफ क्लोज, दैट इज इट इज़ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन से ये बात साबित होती है। अच्छा, तो b प्लस ए इट इज इक्वल टू a प्लस बी, इन दोनों को कंपेयर करने पर प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, अब देखो कि प्रूव एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए आपको एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम की अनुपालना करनी है। सो a प्लस बी प्लस सी, चीज़ों को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन 3 वेक्टर को जोड़ना है तो या तो a और b में पहले बाइनरी ऑपरेशन लगा दो, या a पे न लगाओ b और c पे लगा दो। 2 को जोड़ के फिर इसे जोड़ लो, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हो, शफलिंग नहीं कर सकती हो, यही एसोसिएटिव लॉ है। तो ऐसे करना है, जो जहाँ है वहीं रहेगा, बस आप अपना ऑप्शन बदल सकती हो कि पहले इन दोनों को जोड़ के फिर इसे जोड़ो, या इन दोनों को जोड़ के इसे जोड़ो। इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एडिशन में ये होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करता है। अभी हम वेक्टर में देखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ देखो कि मान लीजिए कि हमारे पास वेक्टर्स ऐसे हैं कि a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है। तो इसे लिख लें आप a b c, ये इसे a वेक्टर लिख लें और इसे b वेक्टर लिख लें। तो अगर मैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन a b c में लगाऊं तो क्या चीज़ आती है? इन ट्रायंगल a b c बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, इसमें a और ये b, तो ये क्या हो जाएगा? क्या a प्लस बी हो जाएगा? पहले a चले फिर b चले, तो उसी क्रम में लिखना भी पड़ेगा। तो ए बी प्लस बी सी, सिर्फ बीच वाला ओमिट करने का अधिकार है आपको। तो दैट इज इक्वल टू ए सी बन जाता है कि नहीं? ए से सी चले, यहाँ दिखता भी है कि ए से सी चले हो, ए से सी चले हो, बीच में कहाँ गए कोई नहीं बताता वेक्टर में। अच्छा, तो क्या इसे मैं ए प्लस बी लिख दूँ जो कि ए सी है? अच्छा, अब ये बताओ कि इसे मिला दिया और ये सी वेक्टर था, तो बाई ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, इसे ज़रा बड़ा दिखा दो। तो इस तरीके से इन ट्रायंगल ए सी डी अप्लाइंग
ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या ए सी प्लस सी डी को मैं ए डी बोल दूं कि ए से सी गए, सी से डी गए तो ए डी गए क्या? क्योंकि बीच का सी चला जाएगा, ओमिशन हो जाएगा। तो ए से डी गए, लेकिन ए सी है क्या? क्या ये ए प्लस बी है? देख लो आप। तो ए प्लस बी और प्लस सी, क्या यही ए डी है? तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करना चाहेंगे कि इससे इसको मिला देंगे, ये मिला दिया, और ट्रायंगल लेंगे बी सी डी। तो लो इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो B से C गए, ये देख लो आप, B से C गए ये है वेक्टर, और C से गए D, ये है वेक्टर। तो क्या B से D गए? B से C गए, C से D, तो B से D गए कि नहीं? देखो, तो बी सी प्लस सी डी ये क्या कहलाएगा? क्या बी डी? ये चला जाएगा। लेकिन बी सी है क्या वो बी वेक्टर है? और सी डी क्या है? क्या भी वह सी वेक्टर है? तो यही बी डी हुआ। देख लो, सी डी सी वेक्टर है। तो हमारा जो बी डी वेक्टर है, क्या वो बी प्लस सी हो गया है? अच्छा, अब जरा देखो, कोई ये भी तो कह सकता है कि हम ए बी डी में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, उसको ये भी छूट है। तो अप्लाई triangular law of vector addition of vector addition in ABD, triangle ABD, ABD। तो AB प्लस BD क्या होगा? क्या AD हो जाएगा? AB प्लस BD, क्या यही AD हो जाएगा? देख लो आप, AB प्लस BD यही AD है। लेकिन AB क्या A है, और BD क्या B प्लस C आया है पिछले किसी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो हम इसे A लिख दें और इसे B प्लस C लिख दें क्या? तो ये AD आ गया। अच्छा, पहले हमारा AD क्या ये आया था, और अभी हमारा AD क्या ये आया है? तो AD तो दोनों हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये चीज इसके इक्वल होनी चाहिए। बताओ। सो बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। तो ये एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। वैसे भी जस्टिफाइड है। आप देख लो, A में ये जोड़ो, A में ये जोड़ो, तब ये क्या बनता है? क्या A प्लस B प्लस C बनता है? क्योंकि A पहले चले हैं ना आप। और A प्लस B में C जोड़ो, कि हम तो A प्लस B चल चुके हैं, अब C चलेंगे। तो क्या ये A प्लस B और प्लस C बनता है? क्या तो हम तो A प्लस B चल ही चुके हैं, अब C और चलना है। तो दोनों सेम हुए कि नहीं? बताओ। अच्छा, एक चीज और देख लो कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ क्लोज्ड
पॉलीगन, ये चीज समझ लो। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन कहता है इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर taken in same sense represent various sides of polygon, then the vector which closes the polygon and taken in opposite sense is their resultant। यानी अगर आप ए चले, फिर वहाँ से गंगा घाट गए, आप हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, फिर आगे आप कुल्लू मनाली भी हो आए, देहरादून भी हो आए, ए बी सी फिर डी चले, और वापस में आप सब जगह होके अपने घर आ गए, ए बी सी डी और ई, इतने वेक्टर चल लिए। तो आप चले तो कहाँ से कहाँ हो, ए बी सी डी ई एफ। सो इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स टेकन इन सेम सेंस, इन सेम सेंस का मतलब हमने आपको बता दिया है, इन सेम सेंस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन, साइड्स ऑफ polygon, then the then the vector taken in opposite sense which closes the polygon इज देयर रिजल्टेंट, वही उनका परिणामी वेक्टर होगा। यानी जो ए एफ वेक्टर है वो वास्तव में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और प्लस ई वेक्टर है। ए एफ वेक्टर यही है इनका वेक्टर, क्योंकि यहीं से तो यहीं पहुँचे। बोलो, यहाँ जाओ क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन। अब देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, तो 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी है साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू 0 से 90 तक तो पता है कि नहीं आपको? साइन कॉस टेन क्या सबकी वैल्यू पता है आपको? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी तो पॉजिटिव आती है कि नहीं? क्या ऑल पॉजिटिव नहीं आ जाती हैं? लेकिन यहाँ पर साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर क्या होगा बताओ? साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होती हैं। जैसे आप ऐसे देख लो कि मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया जो 1 सेंटीमीटर लेंथ का हो। 1 सेंटीमीटर लेंथ ले ली, यूनिट सर्कल, या 1 मीटर लेंथ का ले लो। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर मैं इसे थीटा लूँ तो ये अगर x है तो ये क्या हुआ बताओ? y। अच्छा, अब ये मुझे बताइए क्या ये 1 मीटर है? क्योंकि 1 मीटर का लिया है। तो बताओ साइन थीटा क्या हुआ? साइन थीटा क्या y/1 हुआ? अच्छा, तो बताओ कॉस थीटा क्या हुआ? चलो, तो क्या आप ऐसा तो नहीं कहना चाहती हैं कि y इज इक्वल्स टू साइन थीटा? और क्या आप ऐसा भी कहना चाहती हैं x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा? और क्या इस पॉइंट को आप एक्स वाई कह रही हैं? तो क्या x की जगह मैं कॉस थीटा और y की जगह साइन थीटा लिख दूं? तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको साइन थीटा और इसे कॉस थीटा लिख देता हूँ। अच्छा, अब अगर ये थीटा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला आया
ये। तो बताओ यहाँ x और y में क्या निगेटिव होगा और क्या पॉजिटिव होगा? होगा तो एक्स वाई, लेकिन यहाँ तो दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ बताओ क्या निगेटिव होगा क्या पॉजिटिव होगा? अब ये तो आप जानेंगे, हमको तो ये बात पता नहीं है। मैंने सोचा कि इधर चलने पे x निगेटिव होता है, फिर यहाँ से चल के यहाँ गए, ऐसा मेरे मन में आया था, तो फिर मैंने ऐसे लिख दिया। क्या ये सही है कि y ही निगेटिव होगा? कंफर्म करिए, फिर मैं वही लिखूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये इतना थीटा चलाया, लेकिन फिर भी ये साइन थीटा और कॉस थीटा ही तो है। बताओ, तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या निगेटिव हुआ? साइन थीटा निगेटिव हो गया। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर मैं इस पेन को बिल्कुल यहीं चिपका दूं तो क्या साइन जीरो और कॉस जीरो होगा? ये पेन फिर पूरा रेडियस, फिर ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये रेडियस यहीं तक तो आएगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर तो यहीं पड़ेगा कि नहीं? और क्या ये कोऑर्डिनेट वैसे 1 0 है क्या? और कहने के लिए ये साइन जीरो और कॉस जीरो भी है, बोलो। तो साइन जीरो मतलब x को क्या लिखना चाहिए था मुझे? क्या कॉस थीटा? तो ये हमने गलत लिखा, x की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है, उसे सुधार लेना चाहिए, ठीक है। x क्या है? कॉस थीटा और साइन थीटा। तो अब मैं यहाँ भी सुधार लूँ, तो बताओ कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? ये तो आपको मालूम है, कॉस 0 1 होता है कि नहीं? और साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो 0। अच्छी बात है। अच्छा, 90 तक पहुंच जाऊं यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? क्या 0 1? बताओ, आप एक बार फिर से देखो जरा। अब ये हमारी एक कार्टेशियन सिस्टम है, तो ये बताओ कि अगर इससे यहाँ पे वाई वाई एक्सिस चलो तो क्या इसे 0 1 कहेंगे? क्योंकि x में तो हम चले ही नहीं, y पे तो 1 चल दिए। अच्छा, और क्या आप इसे सॉरी कॉस 90 और साइन 90 कहना पसंद करेंगी? क्योंकि अब 90 घूम गए हैं, तो अब इसे क्या कहें? तो क्या ये जस्टिफाइड हैं जो वैल्यू लिखी गई हैं? अच्छा, अगर मैं और घूम जाऊं, यहाँ तक घूम जाऊं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये खुद बताओ। अगर आप यहाँ तक आ जाऊं, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। 0 0। चेक कर लो। हमें तो ये -1 0 लगता है, क्योंकि ये ओरिजिन है। -1 इधर पहुँचे और y में चले ही नहीं। भाई आप ये समझो कि जैसे भाई आपका एक सर्कल है 1 का, तो ये 1 0 नहीं होगा, ये -1 0 नहीं होगा, कार्टेशियन सिस्टम। और ये 0 -1 नहीं होगा कि ये 0 1 नहीं होगा? बता दीजिए, कुछ गलत बोल रहे हो तो बोलिए। तो मैं इसे क्या लिखूं? -1 0। अच्छा, डिग्री के टर्म्स में क्या लिखूं? सारी डिग्री यहीं से ली जाती है, यहीं से ली जाएगी, यहीं से मुड़ के आओ। कितनी डिग्री हुई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मुड़ना पड़ता है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। बोलो कितना आप पहुंचोगी घूम के आओगी? तो यहीं से चलोगी 90, यहीं से और आगे बढ़ो, कितना पहुंची? 180 डिग्री। तो हाँ, ठीक बता रही हो। तो लिखो कॉस 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री। अच्छा, मान लो मैं यहाँ चला हूँ, तो कितना कितना डिग्री बोलोगी? बताओ। 270 भी बोल सकती हो, जैसा आप कहेंगे। आपकी बात मानी जाएगी, प्रजातंत्र है। बोलो, मानती हो कि नहीं? 9 3 27।
चलो अच्छी बात है। Yes sir, 20. तो इतनी बात आपको तो पता चल गई ना कि साइन के बारे में। Yes. ये बताओ साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पहले कॉस लिखें फिर साइन लिखें, तो बताओ। सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होगा और ब- कॉस नेगेटिव। अच्छा, साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा क्या? साइन का ही तो उल्टा कॉसेक होता है बात की नहीं? Yes sir. सो इन Yes sir. इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या पॉजिटिव है? और बाकी में भी निकाल सकती हो। अब यहाँ पे आ जाओ तो देख देख के पता लगा ही सकती हो थर्ड में, लेकिन थर्ड तक आपको पहुँचना नहीं पड़ेगा। इन सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन थीटा कैसा है? पॉजिटिव। और कॉस थीटा नेगेटिव। तो बताइए कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 by sin theta by positive. और सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 by cos negative. टैन थीटा क्या हो जाएगा? Sin theta upon cos theta. Positive upon negative. तो फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा? Cos theta upon sin theta is equals to negative upon positive. तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे ये बात मालूम थी कि ये चीज़ क्या है, क्या ये प्लस प्लस है? तो इसकी वजह से सारे पॉजिटिव, क्योंकि यहीं से निकल के आ रहे हैं। और ये माइनस प्लस है, तो साइन के पॉजिटिव होने से कॉसेक पॉजिटिव हो गया। बताओ कौन सा पॉजिटिव हुआ? साइन और Sin theta. और कॉसेक साइन का, और बाकी दूसरे निगेटिव। तीसरे में देखो, क्या ये दोनों निगेटिव हैं? Negative negative. और मान लो दोनों को ही निगेटिव रख दोगी तो क्या टेन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट पॉजिटिव हो जाएगा? देख लो, आप दोनों को निगेटिव रख रही हो, साइन को भी और कॉस को भी, तो क्या टेन पॉजिटिव हो जाएगा? माइनस अपॉन माइनस प्लस। Yes sir. तो इसलिए यहाँ पर क्या टेन और कॉट पॉजिटिव हो गए हैं? Yes sir. और यहाँ पर मैं x अगर पॉजिटिव चलूँ और y निगेटिव चलूँ, क्योंकि x पॉजिटिव फिर y निगेटिव, तो क्या चीज़ निगेटिव हुई है? Sir sin और cosec. साइन। और बहुत अच्छी बात कही। और साइन के निगेटिव होने से, एक के पॉजिटिव और एक के निगेटिव होने से टेन कॉट भी निगेटिव हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव क्या बचा रहेगा? क्या कॉस और सेक? Cos and sec. चलो, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव और यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव। तो आफ्टर स्कूल Cos. टू कॉलेज क्या बोला जाएगा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। College. ठीक है। Yes. अच्छा, अब देखो, इसके अलावा आफ्टर एड शुगर टू टी, ऐसे कई तरीके की, कॉफ़ी एड शुगर टू कॉफ़ी बनता है। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। एक बात और देखो कि अगर साइन में 180 है, 180 प्लस कुछ भी जोड़ो, और साइन में 180 में से कुछ भी घटाओ, कुछ भी घटाओ, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, इतनी बात बता रहा हूँ। तो ये कहाँ पर पड़ेगा बताओ? किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? 180 में कुछ जोड़ दोगी तो कहाँ पहुँच जाओगी? क्या थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगी? चेक कर लो, गलत बताएं तो बताना, बोलो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? देख लो, सब चीज़ें यही हैं। यहाँ पर सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन तो सेकंड में ही पॉजिटिव होता है। यहाँ सभी पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव। टेन के पॉजिटिव होने से उसका रिवर्स पॉजिटिव, कॉस के पॉजिटिव। लेकिन थर्ड में क्या साइन पॉजिटिव होता है? ये बताओ, देख के बता लो।
एम आई ऑडिबल? चलो, इतनी बात हो गई। नो से सिर्फ साइन वाला समझ में आया। आ जाएगा। टेन कॉट सेक और कॉसेक 90 प्लस थीटा। ये बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा? 90 में कुछ जोड़ दो। Yes, sir. 90 में जोड़ दोगी तो यहाँ पहुँच जाओगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है? क्या साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। कॉसेक, साइन का उल्टा भी तो पॉजिटिव होगा, 1/sin। ये सिर्फ साइन और कोसेक अच्छा, पॉजिटिव होता क्या है। ये पलट जाएंगे? ये कॉस थीटा हो जाएगा लेकिन प्लस बना रहेगा। ये भी पलटेगा लेकिन इसके भाग्य में प्लस नहीं है, क्योंकि कॉस तो सेकंड में जाते ही निगेटिव होगा, तो माइनस साइन लगाया कि नहीं? Yes, sir. टेन भी पलट जाएगा कॉट में, लेकिन ये भी निगेटिव ही रहेगा क्योंकि टेन तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। और कॉट पलट जाएगा टेन में, लेकिन ये भी निगेटिव रहेगा क्योंकि कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? निगेटिव। और सेक भी पलट जाएगा कॉसेक में, लेकिन ये भी निगेटिव होगा, बट कि कॉसेक नहीं निगेटिव होगा क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. अगर समझ में आ गई होगी तो ये कर लोगी। साइन 120 डिग्री, बताओ इसे क्या दो तरीके से लिख सकती हो? साइन 180 डिग्री माइनस 60। और क्या इसे ये लिख सकती हो कि साइन 90 प्लस 30? ये बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? Second. ये क्या है? सेकंड। 180 में चीज़ें पलटती हैं कि नहीं? कि वही फंक्शन वही रहता है 180 में? बताओ, 180 में वैल्यू रखी थी, कुछ बदला था कि फंक्शन वही बना रहा था? सर आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आप एक बार रिपीट करेंगे हाँ, क्वेश्चन? मतलब साइन है 180 डिग्री में, या कुछ ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फंक्शन नहीं बदलता, लेकिन 90 में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बदल जाता है। इफ 180 इज एडेड देन फंक्शन डज नॉट चेंज। इफ थीटा इज एडेड टू 180 तो फंक्शन डज नॉट चेंज। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. नॉट चेंज, तो यहाँ चेंज होगा क्या कि साइन ही रहेगा? No, sir. अच्छा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन 60 तो लिख दिया है, लेकिन इसे पॉजिटिव लिखूं कि निगेटिव, ये समस्या आ रही है। सेकंड में साइन क्या होता है? सिर्फ सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा। तो लिख देता हूँ पॉजिटिव। जो होता होगा पेरेंट फंक्शन वही तो लिखोगी। अच्छा, ये 90 है तो क्या ये पलट जाएगा कि साइन ही रहेगा? सिर्फ साइन सिर्फ पलट जाएगा। तो cos 30 लिख देता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? सिर्फ पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहता है, तो साइन 60 की वैल्यू बताओ। सिर्फ साइन की वैल्यू 3/2 cos 30 की बताओ। 1/2। अब ये तो आप जाने, हम इतना जानते होते तो हम आपसे क्यों पूछते? हम तो cos 60 की 1/2 जाना करते थे। जैसा आप बोलेंगे वही लिखेंगे। बताइए, लिख दूँ √3/2? हम तो √3/2 ही जानते हैं।
cos 60 की 1/2 होती है। अच्छा sin 120 की yes sir. ओके, sin 120 की वैल्यू क्या दो तरीके से करने पे एक जैसी आ गई? बोलो। Yes sir. या दो तरीके से। एक लास्ट चीज और है, tan 150 डिग्री, इसको दो तरीके से लिखो। tan 180 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे? ऐसी चीज लिखना कि यही रहे। Sir 30. अच्छी बात है, इसे फिर से लिखो। Sir 90 90 sir 90 plus 40. 60 बोल देती तो भी अच्छा रहता, एक ही बात है। खैर चलो Sorry sir, sorry. चलो, इतना ठीक है। नाउ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? क्या सेकंड है? Yes sir. चलो tan क्या रहता है सेकंड में? Sir 10 negative. निगेटिव निगेटिव। अब आंसर बताइए क्या आएगा ऐसा करने पर? Sir sir cot जब 180 है तो फंक्शन क्यों पलटा? sir 10 10 10 1. tan सिर्फ थीटा लिखा जाता है, ये ड्रॉप होता है। बोलो, Sir 10 30. इसका निगेटिव साइन कहाँ है? Sir minus 10 50. अच्छी बात है, इसको बताओ। Sir minus cot 60. अच्छा बताया है, ये काम आपने खुश करने वाला किया है। tan 30 की वैल्यू बताओ। Sir 10 तो मेरे को याद नहीं है। 1/√3 cos 60 की 1/√3, ठीक है। तो क्या सेम आ गया? Yes sir. तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। Sorry sir for my mistake. अरे वो तो होगी, Thank you, अब तो sir. उसी के लिए तो हम हैं।